गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है और हम अपने जैव प्रौद्योगिकी की श्रृंखला में अगले टॉपिक की ओर हैं। आज हम देखेंगे इसके आगे की जो भी बातें हमने देखी थी। शायद हमने क्लोनिंग अभी अधूरा छोड़ा है, तो अभी हम क्लोनिंग पर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी हम आज डिस्कस करेंगे क्लोनिंग पर, और क्लोनिंग के बाद हम चर्चा करेंगे बायोमेट्रिक्स और सच उगलने वाले परीक्षण या झूठ पकड़ने वाले परीक्षण, जो भी आप नाम देना चाहें। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जो हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। आइए शुरुआत कर रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग। शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लासेस की, लेकिन उससे पहले संक्षिप्त में उन लोगों की मदद कर देते हैं जिन्हें अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी दिक्कत आ रहा हो। अगर हम बात करें तो अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर क्लासेस के आप देख सकते हैं सभी एजुकेटर्स की क्लास का टाइमिंग। जिन लोगों ने भी अनअकैडमी प्लस को नहीं महसूस किया है कि कैसे क्लास होता है, या जिन लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है अनअकैडमी प्लस के विषय में, तो वो डेमो क्लासेस ले सकते हैं जिन्हें हम स्पेशल क्लास कहते हैं। और हर सब्जेक्ट के हर एजुकेटर्स की डेमो क्लासेस, या हम कहेंगे कि एक तरीके से स्पेशल क्लास आपको इसमें मिलेगी। इस समय 80 से ज्यादा एजुकेटर अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं। एक बहुत बड़ी डायनामिक टीम है, और जैसे जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़ रहा है, जिस तरीके से इस महीने एडमिशन या लास्ट महीने एडमिशन आप लोगों ने किए हैं, सभी लोगों का उसके लिए धन्यवाद। और जिस तरीके से कंटिन्यूअसली लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, 2-3 कारण मैं कहूंगा कि एक तो फीस यहां पर एक बहुत बड़ा मैटर है ही, लेकिन दूसरा बहुत बड़ा मैटर है कि आपके पास एजुकेटर्स अपने ऑप्शन के हैं। तो आप बिल्कुल भी संकोच मत करिए, ऐसा कुछ मत सोचिए कि हम अपने इसमें बेहतर महसूस नहीं हो पाएंगे। धीमे धीमे इंडियन सोसाइटी नई चीजों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन जितना जल्दी आप इसका फायदा उठा लेंगे, आप अपने आप को आगे कर पाएंगे। तो घर बैठकर ही आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। एक ऐसी फैसिलिटी आपके पास आ चुकी है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको केवल और केवल लाइव क्लासेस हमारी नहीं, सारे एजुकेटर्स की मिलती हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में आप सीसेट को भी कवर कर सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आप किसी भी वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हैं। मैं सजेशन दूंगा कि पहली बार पढ़ने के बाद स्पीड को बढ़ाकर दूसरी बार फिर रिवीजन के लिए यूज करिए इसको। हमारा इकोलॉजी एनवायरनमेंट का क्लास स्टार्ट हो चुका है 13 सितंबर से 5 अक्टूबर। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी भी सितंबर 30 तक 35,000 का है, लेकिन अगर आप यहां पर रिफर कोड यूज कर लेंगे तो रिफर कोड यूज करने पर बेनिफिट होगा 10% का, और यह सब्सक्रिप्शन आपको केवल 31,500 में मिल जाएगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, 2021 जिनका टारगेट है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 50,400 का होगा अगर आप MK लाइव रिफर कोड यूज कर लेते हैं। तो अच्छा एक चांस है जिसमें आप टेस्ट भी, ऑप्शनल भी आप जितना चाहे कवर कर लीजिए। हिंदी मीडियम में जो ऑप्शनल अवेलेबल है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हिंदी मीडियम में ऑप्शनल फिलोसॉफी हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, आपका हिस्ट्री हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, सोशियोलॉजी अवेलेबल है। हिंदी मीडियम में हम कह सकते हैं कि आपके पास जो अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिन्हें हम कह सकते हैं कि ऑप्शनल में बहुत अच्छे ऑप्शनल है, वो हिंदी मीडियम में मैक्सिमम ऑप्शनल अवेलेबल हो चुके हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जैसे ही आपको अगर अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, अनअकैडमी प्लस ऐप, यूपीएससी को टारगेट करने के बाद सब्सक्रिप्शन लेना होगा, MK लाइव को रिफर कर लीजिए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। हमने सबसे पहले मैं रिपीट कर दूं कि हमने आपको बताया था क्लोनिंग के विषय में, और क्लोनिंग के विषय में संक्षिप्त में हमारी चर्चा हुई थी, और हमने देखा था कि क्लोनिंग जो पहली स्तनधारी थी वो एक भेड़ थी, पर उसकी जो मौत हुई थी एक आनुवांशिक बीमारी के कारण, 7 वर्षों में ही वह मर गई थी। और इस क्लोनिंग की प्रक्रिया में हमने क्या किया था, तो एक मादा के शरीर से अंडाणु को निकालकर जिसका क्लोन तैयार करना है, उसकी स्तन ग्रंथि की कोशिका का केंद्रक इस मादा के केंद्रक विहीन अंडाणु में डाला था। और इस केंद्रक विहीन अंडाणु में डालने के बाद विद्युतीय झटका दिया गया था, इलेक्ट्रिकल शॉक दिया गया था, जिससे विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। विभाजन प्रारंभ होने के बाद 16 से 32 कोशिका की अवस्था में उसे मादा के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा।
अब बनने वाला यह जीव बिल्कुल उसके समान होगा जिसका केंद्रक उपयोग किया गया होगा। यहां तक की बातचीत हमने खत्म कर दी थी। आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहला क्लोनिंग के प्रकार। तो क्लोनिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली होती है जीन क्लोनिंग। इस टेक्नोलॉजी को, जीन क्लोनिंग को आप नाम दे सकते हैं जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी। तो पहली होती है जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी। जीन क्लोनिंग में कोई एक जीन, उसे पूर्ण रूप से हम कॉपी करके तैयार करके किसी मानव के शरीर या किसी भी जीव के शरीर में डाल सकते हैं। इसका बहुत सारा यूज होता है। जीन एडिटिंग, जीन क्लोनिंग का बहुत सारा यूज होता है। फिर दूसरा होता है प्रजनन क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, प्रजनन क्लोनिंग जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, जिसमें पूरे जीव का निर्माण होता है, जिसमें पूरे जीव का क्लोन होता है। और तीसरी होती है थेरेपेटिक क्लोनिंग। थेरेपेटिक मतलब इलाज के लिए क्लोनिंग, थेरेपेटिक क्लोनिंग। और थेरेपेटिक क्लोनिंग के द्वारा हम बनाते हैं स्टेम कोशिकाएं। क्या होती है स्टेम कोशिकाएं, हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आज नहीं। आज हम क्लोनिंग पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्लोनिंग 3 टाइप का होता है, जीन क्लोनिंग, प्रजनन क्लोनिंग और इलाज के लिए क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग को जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी के नाम से हम समझेंगे, जिसे हम पढ़ाएंगे आपको अलग से। प्रजनन क्लोनिंग जिसमें पूरे जीव का क्लोन बनता है, जैसे कि भेड़ का क्लोन, गरिमा का क्लोन, महिमा का क्लोन, तो आप ये कह सकते हैं। और इलाज के लिए क्लोनिंग का मतलब हो सकता है कि स्टेम कोशिकाएं जहां पर आएगी, वो इलाज के लिए क्लोन करने के पहले हम एम्ब्रियोनिक कोशिका बनाते हैं और उसी से फिर स्टेम कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो यह भी एक प्रकार की क्लोनिंग होती है। बस एक आइडिया रखना थ्योरी के रूप में। अब हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्लोनिंग के लाभ और हानि क्या है। क्लोनिंग से लाभ क्या है और हानियां क्या हैं। तो सबसे पहला है लाभ कि हम विलुप्त जीवों को प्राप्त कर सकते हैं। विलुप्त जीवों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर विलुप्त हुए जीवों को पुनः लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें प्रयोगशाला में एक ऐसी लेबोरेटरी बनानी होगी, एक ऐसी लेबोरेटरी तैयार करनी होगी जिसके अंदर मानव या किसी भी जीव के गर्भ को विकसित करने का पूर्ण वातावरण होगा। तो विलुप्त हुए जीवों को भी विकसित किया जा सकेगा, क्योंकि हमें केवल एक केंद्रक चाहिए जिसका वो क्लोन बनेगा। दूसरा, इसके द्वारा हम अधिक अंडे और अधिक दूध देने वाले जीवों का विकास कर सकेंगे। क्योंकि हमने आपको बताया कि किसी के अंदर जो भी लक्षण आ रहा है वो कहीं ना कहीं उसके जीन का कारण है। अब मान लो कोई भैंस है जो 100 लीटर दूध देती है, कल्पना करो। अब ऐसे हमने 10 भैंसों का क्लोन तैयार कर लिया, तो दूध का उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, अंडों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, मांस का उत्पादन, कुछ मुर्गों का वेट हो जाता है 5-6 किलो। कल्पना करो कि ऐसा कोई मुर्गा, और उसकी कॉपियां कर दी हमने बहुत सारी। तो इसके द्वारा अधिक मांस, अधिक अंडे, अधिक दूध देने वाले जीवों का निर्माण किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें क्लोन के द्वारा विलुप्त जीवों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अधिक मांस, अधिक अंडे, अधिक दूध देने वाले जीवों का विकास किया जा सकता है। क्लोन तकनीक का उपयोग हम बीमारियों के इलाज, विशेषकर जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी या स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल तकनीक में हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
क्योंकि किसी का जीन खराब है, मान लो क्योंकि आनुवांशिक बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है, लेकिन क्लोन की वो टेक्नोलॉजी है जिसके कारण हम उस जीन को हटाकर बचपन में ही, मान लो कोई दंपत्ति है, उसका बच्चा है, हमें पता चला कि इनके अंदर वो जीन है, तो अंडाणु और शुक्राणु की मुलाकात के बाद जो युग्मनज बनेगा उसमें हम वो जीन जो खराब वाला है उसे हटाकर अच्छा वाला जीन जो कॉपी करके रखा था हम उसको जोड़ देंगे, तो उस बच्चे की आनुवांशिक बीमारी भी दूर हो सकती है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो सच में दुनिया बदल सकती है। लेकिन क्या इससे केवल लाभ ही होंगे? आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों के एक बार डाउट देख लेते हैं। और प्लीज आप लोग जब शेयर लाइक करते तो गलती से जिनका डिसलाइक हो जाता है वो देखा करिए कि गलती से डिसलाइक तो नहीं हो गया है। अर्थव्यवस्था में लाभ कमा सकते हैं, बिल्कुल राहुल कह सकते हैं। नोट्स कंप्लीट कर लिए, बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने नोट्स कर लिए हैं। अधिक मिल्क, बिल्कुल इससे हो सकता है। धन्यवाद धन्यवाद शशि। फेलोपियन ट्यूब क्लोज कर देना नसबंदी है। हाँ राजकुमार कह सकते हैं, बिल्कुल फेलोपियन ट्यूब को बंद कर देना नसबंदी कहलाया जा सकता है। खतरा है उनकी क्लोनिंग कर उन प्रजातियों की में वृद्धि की जा सकती है। बिल्कुल भूपेंद्र, लेकिन क्लोनिंग प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है कि जो विलुप्त होने वाले हैं उनकी आबादी को बढ़ाया जा सके। क्लोनिंग के द्वारा से ज्यादा बेटर है कि प्राकृतिक रूप से उनकी आबादी को बढ़ाया जा सकता है। हां, विलुप्त हुए जीवों को वापस लाया जा सकता है क्लोनिंग के द्वारा, लेकिन जो विलुप्त होने की कगार पर है उससे ज्यादा बेटर है कि विलुप्त हुए जीवों के बारे में क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से सेम एज भी रहेगी। राजकुमार सेम एज कैसे का कह रहे हो? बचपन से लेकर जैसी उम्र है वो आयु जीन पर निर्भर नहीं करती है पूर्ण रूप से, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये चौथे नंबर की वीडियो है। स्तंभ कोशिका अभी हम पढ़ेंगे, उसके बारे में अभी कुछ ना चर्चा करो, अभी उस पर कुछ ना चर्चा करो। आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं इसी में हानियों की। क्लोनिंग से क्या हानियां भी होगी? बिल्कुल, तो क्लोनिंग से हानियां भी हो सकती है। सबसे पहला, क्लोनिंग के कारण जो हानि होगी, आनुवांशिकीय बीमारियां 100% स्थानांतरित होती हैं। आनुवांशिकीय बीमारियां 100% स्थानांतरित होती हैं। 100% स्थानांतरित होती हैं। 100%। जो डॉली बनी थी, वो जिसका क्लोन थी, उसे आनुवांशिकी बीमारी थी, इस कारण से डॉली को भी वो बीमारी हुई। हम ये कह सकते हैं कि इसमें 100%, क्योंकि जो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र खराब होगा वो खराब का खराब पहुंचेगा, तो क्लोनिंग के द्वारा 100% जेनेटिक डिजीज ट्रांसफर होती ही है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आनुवांशिकी बीमारी, जिसका क्लोन आप बना रहे हैं, अगर उसे कोई बीमारी है तो उसके क्लोन को बीमारी होगी ही, फिर उसका क्लोन कोई बनाएगा तो उसको बीमारी होगी ही। तो आनुवांशिकी बीमारियां 100% ट्रांसफर होती हैं। जो दूसरा बड़ा ड्रॉबैक है जैव विविधता का, जैव विविधता की हानि। जैव विविधता की हानि, जैव विविधता की हानि कैसे? अगर आपने सब कुछ एक जैसे ही जीव बना दिए तो जैव विविधता में जो आनुवांशिकीय जैव विविधता होती है, जिसे सब स्पीशीज कहते हैं, वो रिड्यूस हो जाएगी। मान लो कि जैसे चावल की 50,000 उप प्रजातियां हैं, अगर आपने क्लोन बना दिए, जैसे मान लो कि कोई भी भैंस की कई सारी प्रजातियां हैं, पर आपने एक जैसे भैंस की क्लोन बनाते चले गए तो बाकी प्रजातियां खत्म होती चली गई और केवल एक ही प्रजाति बच जाएगी। तो जैव विविधता बहुत तेजी से डिक्रीज होगी, बहुत तेजी से डिक्रीज होगी, जो खतरनाक हो सकता है। तीसरा, क्योंकि क्लोनिंग अलैंगिक प्रजनन की विधि है। अलैंगिक प्रजनन की विधि है। अलैंगिक प्रजनन की विधि का मतलब हुआ कि वहां पर केवल और केवल पुरुष और महिला में कोई एक ही महिला ही, केवल महिला ही अगली पीढ़ी बनाने की ताकत रखती है, और इसके कारण समाज में या इसके कारण इस जीव समुदाय में पुरुष महिला का संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि फिर केवल महिला ही अगली पीढ़ी बनाने की अगर योग्यता रखती है तो फिर यहां पर पुरुषों का अस्तित्व धीमे धीमे समाप्त हो सकता है। एक समय के बाद विवाह जैसे सामाजिक संगठन, विवाह जैसे सामाजिक संरचनाएं समाप्त हो जाएगी। कहीं ना कहीं सामाजिक रूप में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।
साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि मानव को छोड़कर बाकी जीवों में भी कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि पुरुष और महिला जो लिंग अनुपात है उसमें समस्याएं आ सकती हैं। और चौथा, इससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बढ़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें लोग जो अपराध करने वाले वो अपना क्लोन बनाकर रख देंगे और इसका नुकसान यह होगा कि उनको गिरफ्तार करने की जगह क्लोन गिरफ्तार होंगे, क्लोन को फांसी की सजा दी जाएगी और वो जीवित के जीवित होकर काम कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखना, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति से भी ज्यादा उसका व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है। जैसे मेरी एक छोटी सी बात समझना, मैं किस ओर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। व्यक्ति से भी ज्यादा कभी कभी व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है और वो व्यक्तित्व ही काम करा देता है। जैसे ओसामा बिन लादेन को अगर आपने देखेंगे तो ओसामा बिन लादेन बहुत दुबले पतले से आदमी थे, पर कल्पना करो कि मैंने आप लोगों को उनका नाम नहीं बताया और मैंने आपके सामने खड़ा कर दिया और केवल वर्णन कर रहा हूं कि यही वो व्यक्ति है जिसने पूरी पृथ्वी पर आतंक फैला कर रखा है, यही वो व्यक्ति है कि जिसने ऐसा किया है वैसा किया है। तो आप में से कुछ लोगों को अंदर से फील होगा कि 2-4 थप्पड़ लगा देंगे तो उठ नहीं पाएगा ये आदमी, क्योंकि आपको उस व्यक्ति का नाम नहीं पता है। उस व्यक्ति की जो शारीरिक काया है वो आप पर प्रभाव नहीं डाल रही है। लेकिन मान लो कि मैंने अंत में कहा कि यही ओसामा बिन लादेन है, तो शायद हो सकता है कि अंदर से कई लोग इतने ज्यादा घबरा जाए कि स्थितियां भयानक हो सकती है। इसे कहते हैं व्यक्तित्व का प्रभाव। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई जगह पर व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जितने आतंकवादी संगठन है, आज अगर उनके पास एक क्लोन तैयार कर दिया जाए और कहा जाए कि यही ओरिजिनल ओसामा बिन लादेन है, तो शायद उनका मनोबल बढ़ सकता है, क्योंकि उनको लगेगा कि वो लौट कर फिर आ गए हैं। तो याद रखिएगा कि इससे आपराधिक प्रवृत्तियां भी बढ़ सकती है और यह खतरनाक हो सकता है। इसलिए मानव क्लोनिंग पर तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। मानव पर नैतिक रूप से सभी प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो क्लोनिंग के कारण लाभ भी हैं और हानियां भी हैं। तो अगर इस विषय में कोई उत्तर लिखना हो तो संतुलित उत्तर लिखना कि जितना लाभ है उतनी ही हानि है। अतः क्लोनिंग तकनीक का उपयोग करते समय मानव ने इसमें सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, भारत ने इसमें सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से क्लोनिंग कहीं ना कहीं मानव के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों को भी नकारा नहीं जा सकता। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भारत का धीमे आगे बढ़ना या इस क्षेत्र में भारत का सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी कराने में मदद करेगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बिल्कुल, वैज्ञानिक आधार पर कृत्रिम रूप से डीएनए में बदलाव किया जा सकता है और किए गए हैं भूपेंद्र, किए गए हैं। यूपीएससी सीएपीएफ का भी कोर्स बिल्कुल अनअकैडमी पर सीएपीएफ का भी कोर्स होता है। अभिषेक, आप यूपीएससी पर अनअकैडमी पर सीएपीएफ का भी कोर्स कर सकते हैं और वहां पर भी ये जो कोड हमने बताया एमके लाइव यूज कर सकते हैं। धन्यवाद अतुल, धन्यवाद। जेनेटिक बेसिस बायोटेक्नोलॉजी से और एक और हो सकता है क्या? मैं समझा नहीं डॉली सैनी। जेनेटिक डिजीज बायोटेक्नोलॉजी से, बिल्कुल जेनेटिक डिजीज हो सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारे। डीएनए का किसका फेस बनाया जा सकता है? क्या डीएनए से किसी का? बिल्कुल, डीएनए से फेस नहीं, पूरी बॉडी, डीएनए से पूरी बॉडी बन सकती है। और अगर हमें पता चल जाए कि डीएनए का कौन सा हिस्सा चेहरा बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो शायद हम पूरा का पूरा चेहरा भी बना सकते हैं। अगर कोई नहीं रहा तो उसका क्लोन बना सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा। हिंदी ऑप्शनल का कोर्स शायद अभी नहीं है अब्दुल, लेकिन जल्दी शुरू होने वाला है। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एसएससी के बहुत आगे का है यह अभिनय, एसएससी के बहुत आगे का है अभिनव, एसएससी से बहुत आगे की बात है ये। तो ये था, हम कह सकते हैं कि क्लोनिंग के बारे में सारी जानकारी, ये वो सारी बातें थी जो क्लोनिंग के विषय में हमें समझनी थी। आइए आज हम शुरुआत कर रहे हैं नए टॉपिक की। इसी में अगला जो कंसेप्ट है क्लोनिंग के बाद वो है बायोमेट्रिक्स। वो है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स को आप बायोमेट्रिक्स से लिखिएगा, बाकी किसी को हिंदी मिले तो मुझे बताते चलिएगा। बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स, पहले परिभाषा समझते हैं।
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन अंगों या संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है जो किसी मानव या जीव की पहचान के लिए उपयोग किए जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन अंगों या संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव या अन्य जीवों को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। मानव को पहचानने का मतलब कौन राम है, कौन श्याम है, कौन सोहन है, कौन मोहन है। बायोलॉजिकली हम अगर किसी व्यक्ति को पहचानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो नाम दिए हैं वो समाज के द्वारा आपको दिया गया नाम है। कोई मोहन है, कोई सोहन है, कोई रोहन है, ये समाज के द्वारा दिए गए नाम है। जन्मजात आपके सिर पर नाम लिखकर नहीं भेजा था आपको। तो आप बायोलॉजिकली पृथ्वी पर अलग है किसी और से, यह कैसे जाना जाएगा? तो जिन संरचनाओं के द्वारा, जिन अंगों के द्वारा यह पुष्टि होती है कि आप अलग है, हम उनको अध्ययन करते हैं बायोमेट्रिक्स की शाखा में। तो बायोमेट्रिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम उन संरचनाओं या अंगों का अध्ययन करते हैं जो किसी मानव को अन्य मानव से अलग करने के लिए उपयोग की जाती हैं। जैसे इसमें बायोमेट्रिक्स में किन अंगों का उपयोग करते हैं, यूपीएससी ने एक बार पूछा था, तो मैं जो लिस्ट दे रहा हूं उसे याद रखना। आवाज भी बायोमेट्रिक्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार आवाज का परीक्षण, आवाज का डिटेक्शन हमें बताता है कि ये कौन होगा। जैसे मेरी आवाज आप इतनी सुनते हैं, तो अगर कहीं पर भी कोई वीडियो चलेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मधुकर सर की आवाज है। तो यह आवाज हमारा ब्रेन बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकता है। तो जीव विज्ञान में, या हम कहेंगे कि साइंस की दुनिया में, आवाज भी एक अच्छा उपकरण माना जाता है व्यक्तियों को पहचानने के लिए। दूसरा, फिंगरप्रिंट, अंगुली छाप। अंगुली छाप हो सकता है कि अंगुली छाप को बदला जा सकता हो, लेकिन फिर भी हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे बैंकों में, प्राइवेट कंपनियों में किसी व्यक्ति की एंट्री कब हुई, कितने बजे वो आया, कितने बजे वो गया, इसके लिए आजकल बायोमेट्रिक्स के तहत, बायोमेट्रिक शब्द सुनते होंगे ना, तो अंगुली छाप, फिंगर का यूज करते हैं ताकि उससे डिटेक्ट हो जाए कि अलग व्यक्ति था, ये सोहन आया था, फिर मोहन आया था, तो इसके द्वारा हम यूज कर सकते हैं। तो अंगुली छाप। तीसरा, रेटिना एवं आइरिस। रेटिना, हमारे रेटिना में पीछे रक्त का एक जाल होता है। रेटिना पूरा देखा था या देख लीजिएगा एक बार। रेटिना हमारे आंखों के पीछे वाला जो पर्दा है, आंखों के पीछे वाला जो पर्दा होता है, हम उस रेटिना की बात कर रहे हैं। उस रेटिना पर रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल का एक जाल होता है, और जिस डिजाइन में वो जाल होता है वैसी डिजाइन का जाल किसी और रेटिना में नहीं मिल पाता है। तो हम कहेंगे कि रेटिना का फोटोग्राफ भी किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उपयोग करते हैं। जैसे भारत ने आधार कार्ड जो लिया है, उस आधार कार्ड में इसका उपयोग किया है। चौथा, डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए अंगुली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंट जो हमने पढ़ा था। फिर एंटीबॉडी टेस्ट, ये तो जुड़वाओं के भी अलग अलग होते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट जुड़वाओं का भी अलग अलग होता है, एंटीबॉडी परीक्षण। फिर चेहरे का त्रिविमीय डायग्राम, चेहरा, जैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड की किसी मूवी में कोई दिखाया गया होगा कि यह आतंकवादी है और उसका चेहरा दिखाया जाता होगा 3 डायमेंशनल, तो उसकी पहचान के लिए कि वो बाएं से कैसा दिखता है, दाएं से कैसा दिखता है, तो 3 डायमेंशनल डायग्राम भी बायोलॉजी में, या हम कहेंगे कि न्यायालयों में, किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। तो आवाज, अंगुली छाप मतलब फिंगरप्रिंट, रेटिना और आइरिस, डीएनए, अंगुली छाप, एंटीबॉडी टेस्ट, चेहरे का त्रिविमीय संरचना हम कह सकते हैं। 3 डायमेंशनल जो चेहरे का डायग्राम होगा वो भी बायोमेट्रिक्स में यूज होता है। या थर्मोग्राफी, किसी भी मानव या शरीर की थर्मोग्राफी मतलब
हर एक शरीर से निकलने वाली जो ऊष्मा होती है, हर एक शरीर से निकलने वाली जो ऊष्मा होती है, उसका इंटेंसिटी, उसका जो पूरा चित्र होता है वो बहुत अलग अलग होता है। तो थर्मोग्राफी भी एक अच्छा विकल्प होता है व्यक्तियों की पहचान के लिए, व्यक्तियों की पहचान के लिए। बिल्कुल, फिंगरप्रिंट हमने बता दिए, फिंगरप्रिंट बनाए जा सकते, बदले जा सकते, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम फिर भी पहचान के लिए इसे उपयोग करते हैं। मैथ्स के लिए अपना टाइम आएगा वाले लोग जो है मैथ्स के लिए रुकिएगा, अभी मैथ्स ने दिवाली के बाद या दिवाली के समय हम इस पर बात करेंगे। फेस, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि थर्मोग्राफी, शरीर की थर्मोग्राफी, चेहरे की थर्मोग्राफी, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है, कि यह भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, अगर बीमारी को हटा देंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, फिर बीमारी को हटा देंगे। केंद्रक कैसे मिलेगा? लव कुमार का सवाल है कि विलुप्त जीवों को पुनर्प्राप्त करने के लिए केंद्रक कैसे मिलेगा? तो बहुत सिंपल सी बात मेरी ध्यान दो कि जो भी डायनासोर है उसकी हड्डियां तो बची हुई है ना। कुछ डायनासोर के हमारे पास हड्डियां हैं, कुछ डायनासोर के कंकाल हैं, कुछ जीवों के हड्डियों के कंकाल है, कुछ जीवों का कुछ और संरचना है। तो जैसे नाखून है हमारे पास कुछ जीवों के, तो कोशिका तो कहीं से भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसे। तो डायनासोर की हड्डियों की जो केंद्रक है उसी से काम हो जाएगा, उसी से काम हो जाएगा। यूपीपीसीएस के लिए बिल्कुल, यूपीपीसीएस कोई बड़ी एग्जाम थोड़ी है, इसको कवर करना मतलब सारी चीजों को कवर कर देना है। अब आइए बात कर रहे हैं हम सच उगलने वाले टेस्ट या झूठ पकड़ने वाले टेस्ट। सच उगलने वाले टेस्ट, सच उगलने वाले परीक्षण, या झूठ पकड़ने वाले टेस्ट, झूठ पकड़ने वाले टेस्ट, झूठ पकड़ने वाले परीक्षण। या तो ये आपसे सच उगलवाएंगे या फिर हम कह सकते हैं कि आपका झूठ पकड़ेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके की इसमें बातचीत होती है। बिल्कुल, सूखी हड्डी में केंद्रक क्यों नहीं होगा? केंद्रक कोई सजीव और चीज थोड़ी है, वो तो एक कोशिका के अंदर मिलने वाली संरचना है, हमेशा ही रहेगा, हमेशा ही रहेगा। आइए हम आगे बढ़ रहे हैं, आइए हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट, फिर हम इसमें देखेंगे पॉलीग्राफ टेस्ट, और फिर हम इसमें देखेंगे ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग, तो नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग, इन तीनों पर हमें चर्चा करनी है। आइए देखते हैं किस तरीके से झूठ को पकड़ा जाता है। हां बिल्कुल, केवल हमारी क्लास भी कर सकते हैं आप अनअकैडमी प्लस पर, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इफ्तार जब आप एडमिशन लेंगे तो आप हमारी केवल क्लास को भी कर सकते हैं, लेकिन फीस वही रहेगा। आइए शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट। जिन्हें नार्को टेस्ट बहुत बढ़िया समझना है तो हिंदी में बॉलीवुड में एक मूवी थी तलवार, बॉलीवुड में एक मूवी है तलवार, उस मूवी को जरूर देखिएगा तो आपको नार्को टेस्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार की ये बातचीत है। अगर हम बात करें नार्को टेस्ट में, तो नार्को टेस्ट में किसी भी व्यक्ति को सोडियम एमाइटल, किसी भी व्यक्ति को सोडियम एमाइटल या सोडियम पेंटाथॉल, सोडियम एमाइटल या सोडियम पेंटाथॉल का इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन को देने के बाद व्यक्ति अर्धमूर्छित अवस्था में चला जाता है। अर्धमूर्छित अवस्था का मतलब हुआ कि ना तो वह बेहोश है और ना ही वह सोया है, वह गहरी नींद में है, गहरी नींद में है, अर्धमूर्छित गहरी नींद में है।
और इस अवस्था में उस व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं। माना जाता है कि व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए अपने मस्तिष्क में अधिक कार्य करना पड़ता है और उसे अधिक सक्रिय होना चाहिए, जबकि गहरी नींद में व्यक्ति का मस्तिष्क उतना सक्रिय नहीं हो पाता कि वो झूठ बोल पाए। इसलिए मस्तिष्क केवल वही जानकारी देगा जो कि उस मस्तिष्क में पहले से ही थी। नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटाथॉल या सोडियम एमाइटल का इंजेक्शन देने के बाद व्यक्ति अर्धमूर्छित अवस्था में चला जाएगा और इस गहरी नींद में अब व्यक्ति से जो सवाल जवाब पूछे जाएंगे वो वही उत्तर देगा जो उसके मस्तिष्क में ऑलरेडी मेमोरी के रूप में है, क्योंकि अब उसके मस्तिष्क की सक्रियता बिल्कुल शून्य हो चुकी है। अर्धमूर्छित अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा व्यवहारिक बताने की कोशिश करूंगा। याद करिए कि सपोज करिए सुबह 5 बजे नींद खुल गई थी, फिर नींद आ गई 5:30 बजे। तो जब दूसरी बार नींद आई होगी ना, बहुत गहरी नींद आई होगी, और मान लो गहरी नींद में पिताजी ने पूछा कि चाबी कहां रखी है, तो आप ऐसी परिस्थिति में सोचते नहीं है, बस आवाज आ गया, ब्रेन को पता चला कि पिताजी चिल्ला रहे चाबी कहां है, तो आपके शब्दों से निकल आएगा कि जहां रहती है वही होगी। तो ये जो आपने बोला कि जहां रहती वही होगी, ये आपके मस्तिष्क की मेमोरी थी जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई, जो था स्टोर बस उसे हमने चिल्ला दिया है। अर्धमूर्छित अवस्था में व्यक्ति के मस्तिष्क की सक्रियता न्यूनतम होती है और ऐसी परिस्थिति में उसका मस्तिष्क झूठ बोलने के लिए आवश्यक क्रियाशीलता नहीं कर पाएगा और इसीलिए इस अवस्था में जो उसके द्वारा बोला जाएगा वो सच ही होगा। पर इसमें जो दवाई की मात्रा है वो आयु पर, लिंग पर, उसकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करती है। अगर आपने दवाई थोड़ी बहुत भी ज्यादा दे दी तो व्यक्ति अर्धमूर्छित नहीं, पूर्ण रूप से मूर्छित होकर कहीं और निकल जाएगा और सच कहीं और बताएगा। इस कारण से कई देशों में मानव अधिकारों का हनन होने के कारण इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसमें कोई भी डॉक्टर आपसे कुछ भी पूछ सकता है और आपकी हर जानकारी जुटा सकता है। इसमें आपके निजता का प्रश्न खड़ा हो जाता है। साथ ही साथ यहां पर भारत में भी इसे हम सबूत के रूप में पेश नहीं कर सकते। हां, लेकिन भारत में किसी इन्वेस्टिगेशन में कुछ क्लू नहीं मिल रहे हो तो अदालत से इसकी अनुमति लेकर उस जिस पर शक लग रहा है उस व्यक्ति से नार्को टेस्ट करा के पूछताछ कराई जा सकती है, लेकिन यह सबूत के रूप में स्वीकार नहीं होगा। ग्वालियर LB 2 में गंदा दिखाया गया है, गलत दिखाया गया है, उसे कभी हम सबूत के रूप में प्रूफ नहीं पेश नहीं कर सकते कोर्ट में, क्योंकि नार्को टेस्ट को माना जाता है कि केवल इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा। इस तरीके से नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाती है, लेकिन नार्को टेस्ट को कभी सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं, कोई डाउट हो तो। पंकज, पेड क्लासेस प्लस पर होगी, 2 घंटे हम डेली प्लस पर पढ़ाते हैं, 2 घंटे हम डेली प्लस पर पढ़ाते हैं। पूरे लेक्चर मिलेंगे इसमें, पूरे लेक्चर मिलेंगे इसमें। पेटीएम कैश फ्री ईरान, आप एक बार चेक करिए, प्रॉब्लम साउंड का तो क्लियर है बिल्कुल। बिल्कुल इसमें कोई भी कुछ भी मालूम कर सकता है, इसी कारण से नार्को टेस्ट पर प्रतिबंध है। दवाई का कोई साइड इफेक्ट, दवाई का साइड इफेक्ट तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन दवाई का इफेक्ट यह है कि अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो स्थितियां खराब हो सकती हैं। साइड इफेक्ट के रूप में हम कह सकते हैं कि कुछ दिनों तक मस्तिष्क की एक्टिविटी कम ही रहती है, रिड्यूस ही रहती है। तो ओवरऑल अगर हम एक सिंपल सी बात कहें, अगर एक सिंपल सी बात आप लोगों से कहें तो याद रखना, नार्को टेस्ट सोडियम एमाइटल या सोडियम पेंटाथॉल, जिसके बाद व्यक्ति अर्धमूर्छित अवस्था में चला जाएगा। क्या आगे बढ़े हम? क्लियर हो चुका है सारी बातें? हमें बताते रहा करिए कि आपको क्लियर भी होता चला जा रहा है, तो हम आगे बढ़ते भी चलेंगे। फिर हम आते हैं दूसरे पर, पॉलीग्राफ टेस्ट पर। पॉलीग्राफ टेस्ट पर अब हम दूसरा परीक्षण देख रहे हैं, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का दूसरा नाम है लाई डिटेक्टिंग टेस्ट। लाई डिटेक्टिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टिंग टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टिंग टेस्ट आप लोगों ने कुछ सीरियल देखे होंगे, सच का सामना, बिल्कुल, तो उसमें ऐसा ही ये परीक्षण होता है। एक मशीन होती है, पॉलीग्राफ मतलब लाई डिटेक्टिंग टेस्ट कहते हैं इसको, एक्चुअल में लाई डिटेक्टिंग टेस्ट, झूठ पकड़ने वाला परीक्षण है ये।
आइए देखते हैं पॉलीग्राफ। इसके नाम से समझ में आ रहा है बहुत सारे ग्राफ होंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ, आइए आगे बढ़ते हैं। देखना, पॉलीग्राफ की अगर हम बात करें तो यह माना जाता है कि व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो ज्यादा असहज होता है। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसे ज्यादा तकलीफ होती है। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शरीर में बहुत सारे प्रकार की एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं। झूठ बोलना व्यक्ति के लिए कठिन होता है सच की तुलना में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब व्यक्ति से सवाल जवाब पूछेंगे तो उसके हार्ट रेट, उसके हृदय स्पंदन को मेजर करेंगे, हार्ट रेट को मेजर करेंगे, उसके रेस्पिरेशन की रेट को मेजर करेंगे, उसके हाथ और पैरों की मसल्स का मूवमेंट चेक करेंगे और उससे अब सवाल पूछेंगे। अब उससे सवाल पूछेंगे कि क्या आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है। जैसे कुछ लोग नहीं झूठ कहते कि मैं पीटी मेंस लिख रहा हूं इस बार, कुछ लोग हवाबाजी करते हैं। अब ऐसे लोगों को बिठा दिया कि क्या आपने यूपीएससी का मेंस लिखा है, तो अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो उसके शरीर की जो हृदय स्पंदन है, श्वसन की गति है, मांसपेशियों की गति है, उसमें परिवर्तन आएगा। और अगर उसमें परिवर्तन आया तो हम कहेंगे कि झूठ बोल रहा है, और अगर सच बोल रहा है तो उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि सच वही है जो उसके मस्तिष्क में था। सच का मतलब उसके लिए जो सच था, उसके मस्तिष्क में जो था, वो हम कहेंगे कि वो सच है। तो एक सिंपल सी बात हम कहें तो इसका सिद्धांत यह है कि व्यक्ति झूठ बोलते समय अपने आप को ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। व्यक्ति झूठ बोलते समय अपने आप में ज्यादा कठिनाई महसूस करता है। इस परीक्षण में हम व्यक्ति के हृदय स्पंदन, श्वसनीय गति तथा मांसपेशियों की गति को मेजर करते हैं और उसमें होने वाले परिवर्तनों के आधार पर यह तय कराते हैं कि व्यक्ति सच बोल रहा है कि झूठ। लेकिन यहां मेरी एक बात समझना, देखना, अनकंफर्टेबल या कठिन, अनकंफर्टेबल या कठिन झूठ बोलना उन लोगों के लिए होता है जो जिंदगी में कभी कभार या पहली बार झूठ बोल रहे हो। जो जिंदगी में पहली बार झूठ बोल रहे हो वो अनकंफर्ट होते हैं। लेकिन आपने एक चैनल देखा होगा नापतोल, नापतोल चैनल पर देखना, वो प्रोडक्ट को बताएंगे कि इससे बढ़िया प्रोडक्ट इस दुनिया में है ही नहीं। आप भी जानते, हम भी जानते कि उससे ज्यादा घटिया प्रोडक्ट है नहीं, और वो भी जानता है। लेकिन उसके चेहरे पर उसका कॉन्फिडेंस, उसके बोलने का तरीका, अब वो इतना झूठ बोलता है कि अब उसको आदत पड़ गई है एक तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को आदत पड़ गई होती है, जिन लोगों को झूठ बोलना एक सामान्य सी बात है, उन लोगों को यह परीक्षण टेस्ट नहीं कर सकता है। झूठ बोलना कठिन उन लोगों के लिए है जो कभी कभार या पहली बार झूठ बोल रहे होंगे। जो डेली झूठ बोलते हैं उन लोगों के लिए ऐसी कोई बातचीत नहीं होती है। इस कारण से इस परीक्षण की जो सत्यता है या इस परीक्षण के जो बारे में दावा है वो 100% हम सही नहीं कहते हैं। इस परीक्षण के गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। आइए डाउट देख लेते हैं उसके परीक्षण की संभावनाएं, मतलब गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। बिल्कुल, नेता भी झूठ बोलते हैं प्रथम। आप बिल्कुल नेताओं को अगर बिठा दिया जाए तो कह सकते हैं कि वो पहचान ही नहीं आएगा कि कितना सही और कितना गलत होगा। हृदय की हरदा की नहीं पुष्पेंद्र, हृदय की स्पंदन के आधार पर, मांसपेशियों की गति के आधार पर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो श्वसन गति उसके आधार पर, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। उसमें भी दिखाया गया है। तो बहुत सारी जगह पर यह परीक्षण सही नहीं देखा गया, बहुत सारी जगह पर यह परीक्षण सही नहीं देखा गया है। बिल्कुल हम कह सकते बहुत सारी, पर याद रखना इसी कारण से इसको अब जनरली बहुत सारी जगह बैन कर दिया गया है। यह केवल और केवल उपयोग किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन फिर से इसे हम प्रूफ के रूप में, सबूत के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट भी सही टेस्ट नहीं है। तो फिर प्रेजेंट में हम मानते हैं ब्रेन मैपिंग। सबसे बेहतर हम मानते हैं ब्रेन मैपिंग को। सबसे बेहतर हम मानते हैं ब्रेन मैपिंग को प्रेजेंट सिनेरियो में। देखना, ब्रेन मैपिंग में क्या होता है। ब्रेन मैपिंग में सबसे पहले तो हम उसके मस्तिष्क पर कुछ इलेक्ट्रोड लगा देंगे और जो
पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ईईजी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो होता है, ईईजी जो होता है, उसके मस्तिष्क पर इलेक्ट्रोड लगाने के बाद हम उसका ईईजी कराएंगे और उसके मस्तिष्क पर जो इलेक्ट्रोड लगे उसका संपर्क एक कंप्यूटर के साथ होगा और हम जिस व्यक्ति के ऊपर ये इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाएंगे या हम उससे कुछ सवाल जवाब पूछेंगे किसी घटना के विषय में। यदि उसके मस्तिष्क में उस घटना के विषय में पहले से ही कोई मेमोरी है तो वहां पर P300 नामक तरंगों का वो निर्माण होगा। P300 नामक तरंगों का निर्माण होगा। ये तरंगों की उपस्थिति इस बात को समझाती है कि इस व्यक्ति के पास उस प्रकार की कोई जानकारी है जिसे हम पूछना चाह रहे हैं। एक्चुअली हमारे मस्तिष्क में जो भी मेमोरी होती है, हमारे मस्तिष्क में जो पूर्व की मेमोरी होती है, वो जब वापस रिकॉल की जाती हैं तो हमारे मस्तिष्क से कुछ विशिष्ट प्रकार की तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों का डिटेक्शन करना ही ब्रेन मैपिंग है। इस ब्रेन मैपिंग में वास्तव में हम उसके सामने सवाल जवाब कर रहे हैं, उसके सामने एक चित्र दिखा रहे हैं, उसके सामने कमेंट्री कर रहे हैं। अब उसके मस्तिष्क में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो एक्टिविटी किसी दूसरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखी जा रही है। अगर ये जो चित्र दिखाया जा रहा है, ये जो कमेंट्री कर रहा है, उसी प्रकार का चित्र वहां बना जब वो बोल रहा है, उत्तर दे रहा है और उत्तर देते समय उसी प्रकार का चित्र अगर वहां बना तो हम कहेंगे कि उसने और ये जो सारी बातें वो सही है, मतलब उसके मस्तिष्क में जो है वही उसने बताया। लेकिन मान लो कि वो बता कुछ और रहा है और वहां चित्र कुछ और बन रहा है तो हम ये कहेंगे कि उसने जो अभी बताया वो झूठ है। ब्रेन मैपिंग में हम उसके मस्तिष्क का मैप कर रहे हैं कि उसके मस्तिष्क में किस प्रकार की जानकारी है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी पुरानी मेमोरी को रिकॉल करता है तो मस्तिष्क में विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, विशिष्ट प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को डिटेक्ट करना, इन तरंगों को समझना और उन तरंगों के आधार पर एक मैप तैयार करना, एक चित्र तैयार करना और जो उसके द्वारा बताया गया चीज है या जो उसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस चित्र को मिलाना। अगर वो चित्र सेम है तो इसका मतलब वो सच बोल रहा है, लेकिन अगर उन चित्रों में भिन्नता आ गई तो हम कहेंगे कि उसने जो बताया है वह झूठ बताया है, क्योंकि उसका मस्तिष्क कुछ और चीज बता रहा है। हाल फिलहाल में कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी इस पर आए हैं, तो अभी तो स्वीकार किया गया है, लगभग कई देशों में स्वीकार किया गया है। लेकिन याद रखिएगा कि पॉलीग्राफ टेस्ट या झूठ पकड़ने वाले, सच उगलने वाले सारे टेस्ट पर मानव अधिकार वाले जो भी संगठन हैं वो आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं यह मानव के अधिकारों का हनन होता है। इसलिए कई सारी जगह पर इन टेस्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और कई सारी जगह पर ब्रेन मैपिंग अभी भी अनुमति की जा रही है। हम इस क्षेत्र में कहेंगे कि भारत ने हर जगह ब्रेन मैपिंग उपयोग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ जटिल मुद्दे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आतंकवादियों के हमलों की बात आती है या इस प्रकार के कुछ बड़े ऐसे केस होते हैं जो पूरे के पूरे हम कह सकते हैं कि मानव समुदाय के लिए जरूरी है, तो भारत उन क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है, मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला ग्राफ होता है। ये बिल्कुल लेनी चाहिए प्रदीप। पॉलिटिकल साइंस के लिए तो हम मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनरली पॉलिटिकल साइंस आप अनअकैडमी प्लस पर देख सकते हैं। ब्रेन मैपिंग हो सकता है क्या? बिल्कुल। मेंटल मैन का तो ब्रेन मैपिंग कराते ही हैं, क्यों नहीं कराएंगे। बिल्कुल इस प्रकार का कई मूवीज में बताया गया है, इस प्रकार की चीजें कई मूवीज में बताई गई हैं। बिल्कुल नहीं, आप सही है, हम ये नहीं कहेंगे। हनन इसमें भी हो रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति की निजता का जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं यहां आ रहा है, इस कारण से हनन तो यहां पर भी हो रहा है। भारत में ब्रेन मैपिंग अभी इतनी आसान नहीं है, थोड़ी खर्चीली मेथड है, तो भारत में ब्रेन मैपिंग अभी शुरू होने वाली है, लेकिन अभी भी हम नार्को टेस्ट को उपयोग करते हैं, लेकिन सबूत के रूप में नहीं। घर बना ले तो सच में हम पुरानी जाति के हो सकते हैं,
मैं समझा नहीं। सेंसरी ऑर्गन की क्लास अभी नहीं, अभी प्लस पर अभी नहीं होगी। सेंसरी ऑर्गन क्लास वर्षा प्लस पर तो हो चुकी है, प्लस पर तो हो चुकी है, अभी इस पर नहीं हुई है। और स्टेम सेल विवेक हम पढ़ेंगे, अभी स्टेम सेल पर अभी कोई चर्चा नहीं, हम उसे पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, लेकिन अभी उस पर कोई चर्चा नहीं है। अंकित, मानव हूं मैं भी तो मूवी क्यों नहीं देखूंगा? क्या मूवी केवल बंदरों के लिए बनाई जाती है? रिकॉल होगी ब्रेन मैपिंग में। ब्रेन मैपिंग में रिकॉल जो हम करने जा रहे हैं उसके सामने जिस तरीके की हेमंत बातें होने वाली है, जिस तरीके की बातचीत होने वाली है, उसके अनुसार मेमोरी रिकॉल होगी। फिर वो 6 महीने की भी हो सकती है और 6 साल की भी पुरानी हो सकती है। ज्योग्राफी मेंस के लिए तो क्लासेस हम ले ही रहे हैं, ले रहे हैं, अभी एनसीईआरटी तो कवर होने दो। बिल्कुल सत्य की जांच कर सकते हैं। सीन स्टोरी से मैच हो जाए तो ग्राफ चेंज नहीं हो जाएगा। हां बिल्कुल राहुल, जैसा तुम कह रहे हो ये भी हो सकता है कि अखबारों में उसने न्यूज पढ़ी हो, तो इस कारण से बहुत सारे इसमें भी माने जाते हैं कि खतरे हो सकते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि इसके समय सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है, इसके समय सारी बातों को ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, रीजनिंग का कोर्स, रीजनिंग अभी नहीं होगा किशन, इस पर रीजनिंग अभी नहीं होगा इस पर। यूटेरस हम बना ले तो वापस डायनासोर आ सकते। बिल्कुल ध्रुव प्रताप, अगर यूटेरस बन जाएगा जिस दिन तो हम सब कुछ ला सकते हैं, सब कुछ ला सकते हैं। रीजनिंग अभी नहीं, रीजनिंग अभी नहीं। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कोर्ट से अनुमति के बाद हम उसे प्रूव कर सकते हैं, तो रीजनिंग अभी नहीं लेंगे हम, रीजनिंग पर निश्चित ही टाइम है अभी। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग रीजनिंग पर लगातार दबाव डाले हुए हैं, लेकिन अभी एनसीईआरटी की क्लास तो 1 आवर बिल्कुल फिक्स्ड हो चुका है कि एनसीईआरटी 1 आवर चलेगी ही। और फिर अब जो बचा हुआ 1 आवर है उसमें हम क्या क्या ले, तो अभी हम साइंस टेक में बायोटेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। मे भी बायोटेक्नोलॉजी इस महीने के एंडिंग तक खत्म हो जाता है, तो फिर हम जनरल साइंस पर आएंगे, फिर इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी देखना है, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग। तो 1-1 घंटा ही अब मिला है। आगे आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि टाइम बढ़ सके, आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि टाइम बढ़ सके और आप लोगों को फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हम दे सकें। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं। इसमें अब मैं रिपीट कर दूं कि हमने क्या क्या कवर कर दिया है, मुझे बताते चलिएगा अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो। बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने सबसे पहले खत्म की थी इसमें। फिर हमने इसमें कवर किया है जुड़वा बच्चों के जन्म, जुड़वा बच्चों के बाद हमने इसमें खत्म किया था मातृत्व प्रभाव, मेटरनल इफेक्ट, मातृत्व प्रभाव के बाद हमने इसमें जो कवर किया था वो सबसे पहले था टेस्ट ट्यूब बेबी। फिर हमने इसमें कवर जो आप लोगों को करके दिया है 3 पैतृक संतान। फिर अगला हमने इसमें किया है सारोगेसी। फिर डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए अंगुली छाप। फिर हमने क्लोनिंग पर चर्चाएं की हैं, इसमें क्लोनिंग पर चर्चाएं कर दी हैं। फिर बायोमेट्रिक्स हमने कवर करा दिया, इसमें बायोमेट्रिक्स हमने कवर करा दिया है। और सच या झूठ पकड़ने वाले, सच उगलने वाले परीक्षण। और कोई टॉपिक जो हो गया है और हमें याद नहीं आ रहा है, आप बता सकते हैं हमें। अभी आपने सिर्फ आई करवाया है सेंसरी ऑर्गन में। वर्षा हमने शायद दूसरे चैनल पर करवाया था, लेकिन उस चैनल पर अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल, जिन्हें भूलने की बीमारी है उनका ब्रेन मैपिंग, वास्तव में भूलने की बीमारी मतलब उसका जो मस्तिष्क है, कॉन्शियस माइंड है, वो उसे रिकॉल नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब उसके पास मेमोरी है तो वो तरंगे तो तब भी उत्पन्न होगी है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। भूपेंद्र बहुत गहराई में सोच गए तुम। करते रहे, बिल्कुल रिवीजन भी चलता रहेगा। ब्लैंक हो गया है उसमें ब्रेन मैपिंग।
देखो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन उस पर अभी इतना ना ध्यान दो। बस हमें ये समझना है कि क्या होता है ब्रेन मैपिंग, हमें प्रश्न के उत्तर, हमें उसमें रिसर्च थोड़ी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सारोगेसी का आंसर देखा, बढ़िया लिखा था। बिल्कुल मोहित, हम रीजनिंग तो क्या हम साइंस या साइंस टेक खराब पढ़ा रहे हैं? जो आप कह रहे कि रीजनिंग बढ़िया पढ़ाते हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर साइंस टेक या ज्योग्राफी हमने खराब पढ़ाया है? जीन थेरेपी नहीं हुआ है, बिल्कुल अभी जीन थेरेपी नहीं कराया है, जीन थेरेपी नहीं कराया है। मानव जीनोम पर लेक्चर, बिल्कुल अब मानव जीनोम पर ही आने वाले, पुष्पेंद्रम मानव जीनोम पर ही आने वाले हैं। जनरल साइंस की क्लास कब से? नेक्स्ट मंथ से होगी, नेक्स्ट मंथ से होगी। बिल्कुल यूट्यूब पर अब कंटिन्यू रहेंगे, यूट्यूब पर तो कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इतनी बातें अब हमने कवर कर दी है। अब हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम इसमें जो स्टार्ट करने वाले हैं, एक तो है मानव जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना। तो हम इसमें दो प्रकार की परियोजना देखेंगे, रीड और राइट, पढ़ना और लिखना। और फिर हम इसमें देखेंगे स्टेम सेल तकनीक, स्टेम सेल तकनीक, स्टेम सेल तकनीक क्या होती हैं। फिर इसी में हम देखेंगे जीन एडिटिंग, जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी। फिर इसी में हम कवर करेंगे डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक या जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी कल की क्लास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और जेनेटिक इंजीनियरिंग की हो। फिर हम इसमें देखेंगे भारत के जैव प्रौद्योगिकी में कदम, जैव प्रौद्योगिकी में, जैव प्रौद्योगिकी में कदम भारत ने क्या क्या किया है। फिर इसी में हम देखेंगे, इसी में हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी के प्रकार, जैव प्रौद्योगिकी के प्रकार। फिर नकारात्मक जैव प्रौद्योगिकी, नकारात्मक जैव प्रौद्योगिकी, नकारात्मक जैव प्रौद्योगिकी। और फिर हम इसमें देखेंगे विविध, विविध में जैव प्रौद्योगिकी के लिए भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार से इस क्षेत्र में हम और आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये सिलेबस हमारा रहेगा, ये सिलेबस हमारा रहेगा, ये सिलेबस हमारा रहेगा। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं 100% गुटखा पकड़ने की, झूठा पकड़ने की अभी तक तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी तक तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब हमारा जो सिलेबस बचा है, अब हमारा जो सिलेबस बचा है वो है मानव जीनोम परियोजना, स्टेम सेल तकनीक, जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक, फिर भारत के जैव प्रौद्योगिकी में कदम, फिर जैव प्रौद्योगिकी के प्रकार, नकारात्मक जैव प्रौद्योगिकी, और फिर मिसलेनियस में बहुत सारी योजनाएं, जो भी सारा कुछ होगा। लेकिन जब हम कवर करा देंगे इसे, तो ये दावा है कि इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं, इससे बियॉन्ड कुछ सोचना नहीं है। फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवालों पर भी चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि इस सैटरडे तक हम इसको पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो हम कल देखेंगे मानव जीनोम परियोजना, कल हम देखेंगे मानव जीनोम परियोजना, और कल ही शुरुआत कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर। तो मानव जीनोम परियोजना और जेनेटिक इंजीनियरिंग पर हमारी चर्चा होगी। कल की क्लास हम देखेंगे इसके आगे की, इसके आगे की बिल्कुल, तो कल की क्लास हम देखेंगे इसके आगे की सारी चर्चाएं कल देखेंगे। कल हम देखेंगे इसके आगे की सारी बातचीत। बिल्कुल, ज्योग्राफी में कंसेप्ट, कहां से कोई कंसेप्ट बनाने की जरूरत नहीं, जो पढ़ा रहे उसी से कार्य कंसेप्ट डेवलप हो जाएंगे, कोई घबराएगा नहीं, बस नोट जरूर बनाइएगा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट।